चलिए बच्चों, तो आप लोग का स्वागत है चंदन स्टडी सेंटर में। आज आप लोग बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है वनस्पति विज्ञान, पादप जगत यानी प्लांट किंगडम को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अब जीव विज्ञान की शाखाएं मुख्यतः आप लोगों को पता ही है, दो ही हैं। जंतु विज्ञान जिनको हम जूलॉजी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान जिनको हम बॉटनी के नाम से जानते हैं। तो जंतु विज्ञान के जनक हैं बाबू ये अरस्तु साहब हैं। अरस्तु, वही अरस्तु जो सिकंदर के गुरु थे। सिकंदर के गुरु कौन है बाबू? अरस्तु। इनको ही जीव विज्ञान के जनक माना जाता है। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है बाबू? थियोफ्रेस्टस हैं। थियोफ्रेस्टस साहब हैं जो वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। आगे देखिए, अरस्तु, इनको क्यों माना जाता है जीव विज्ञान का जनक क्यों माना जाता है? अरस्तु ने अपने पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है, इसलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। क्यों माना जाता है वो? अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, हिस्टोरिया एनिमेलिया में इन्होंने 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? वो जंतु विज्ञान के जनक कहते हैं। अब थियोफ्रेस्टस साहब ने अपने पुस्तक हिस्टोरिया, देखिए ध्यान से नोट करिए, हिस्टोरिया प्लेंटेरम नामक पुस्तक में लगभग 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है, इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। कैरोलस लिनियस साहब ने बाबू किया हुआ है, जंतुओं का क्या हुआ है? वर्गीकरण किया। वर्गीकरण मतलब किया अपन पुस्तक, उसका नाम है सिस्टेमा नेचर में जिन्होंने सभी प्रकार के जीवों को, दुनिया के जितने जीव उपस्थित हैं उनका वर्गीकरण किया, 2 भागों में किया। जितने पेड़ पौधे थे बाबू सबको एक ग्रुप में रख दिया, उन्हें कहा कि पादप जगत है, यानी कि प्लांट किंगडम कहा। जितना दुनिया के पौधे हैं उनको प्लांट किंगडम में, और जितने जानवर थे, जानवर इधर उधर, उनको बाबू जंतु जगत यानी कि एनिमल किंगडम में रखा। तो पादप जगत क्या होता है? प्लांट किंगडम, यानी कि पादप पौधों का समूह को पादप की समूह जगत कहते हैं, और जंतुओं के समूह को क्या कहते हैं बच्चा? एनिमल किंगडम के नाम से जानते हैं। ठीक है, रखते हैं। अब प्लांट किंगडम यानी पादप जगत के बारे में पढ़ेंगे। अब प्लांट किंगडम को बारे में पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, जितने दुनिया में पौधे हैं उनको 2 ग्रुप में बांटा गया है, 2 ग्रुप में, यानी प्लांट किंगडम को बाबू 2 ग्रुप में बांटा गया है। पहला कहा गया अपुष्पोद्भिक। अपुष्पोद्भिक किसे कहते हैं? जिन पेड़ पौधों के पास अपना पुष्प उपस्थित नहीं रहता है उन्हें अपुष्पोद्भिक कहते हैं, यानी क्रिप्टोगेमी कहते हैं। क्रिप्टोगेमी, इन पौधों के पास अपना पुष्प उपस्थित नहीं होता है। और पुष्पोद्भिक जिन पौधों के पास पुष्प आता है, पुष्प यानी कि फूल उगता है, उनको पुष्पोद्भिक यानी कि फेनरोगेमी के नाम से जानते हैं। फेनरोगेमी, जितना दुनिया पौधे थे जिनके पास फूल नहीं था उनको रख दिया कि आप लोग इसमें रहेंगे, आप पुष्पोद्भिक में रहेंगे, और जिनके पास फूल था उन्हें फेनरोगेमी के अंतर्गत रखा गया। तो अब देखेंगे बाबू उस अपुष्पोद्भिक के भाग हैं। अपुष्पोद्भिक के 3 भाग हैं। पहला है बाबू थैलोफाइटा, दूसरा का है ब्रायोफाइटा, और तीसरा का है टेरिडोफाइटा। ठीक, पहला है बाबू थैलोफाइटा, याद रखिए नोट करके, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा का समूह नहीं है, इसका कुछ समूह नहीं है, उपसमूह कुछ नहीं है। लेकिन थैलोफाइटा का बाबू 3 भागों में बांटा गया है। पहला का नाम है शैवाल, दूसरा का नाम है कवक, और तीसरा का नाम है बच्चा लाइकेन। यानी कि थैलोफाइटा के 3 ग्रुप हैं, शैवाल, कवक, लाइकेन। अब इधर आते हैं बच्चा पुष्पोद्भिक में। पुष्पोद्भिक को 2 भागों में बांटा गया है, नग्नबीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म। नग्नबीजी किसे कहते हैं?
जिन पौधों के पास फूल उपस्थित नहीं होता लेकिन बीज उपस्थित रहता है, नोट करके रखिए, फूल उपस्थित नहीं होता लेकिन बीज उपस्थित रहता है, और बीज कहाँ रहता है, फल के बाहर रहता है, फल के बाहर। तो ऐसे पौधों को कुछ नग्न बीजी कहते हैं। इसका शानदार उदाहरण है स्ट्रॉबेरी, और है आगे बताएंगे आप लोग को। स्ट्रॉबेरी है, उसका बीज फल के ऊपर रहता है। आवृत्त बीज यानी कि एंजियोस्पर्म किसे कहते हैं, जिन पौधों के बीज फल के अंदर रहते हैं उन्हें आवृत्त बीज कहते हैं, यानी कि एंजियोस्पर्म कहते हैं। जैसे आम देखिए, आम, अमरूद, इसके फल कहाँ रहते हैं और बीज कहाँ रहते हैं, फल के अंदर रहते हैं, इसलिए इन्हें आवृत्त बीज एंजियोस्पर्म कहते हैं। लेकिन आवृत्त बीज को बच्चे अभी भी दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है बच्चे एक बीज पत्री, मोनोकॉट, एक बीज पत्री है, और दूसरा का नाम है द्विबीजपत्री। अभी क्या होता है, तो जिन फलों के बीज में केवल एक एक दाना होता है, जैसे कि उसको फोड़ेंगे, जैसे मटर ले लीजिए, उसको फोड़ेंगे ना तो दो गो दाल हो जाता है, दो पार्ट में हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में उसको हम द्विबीजपत्री कहते हैं। लेकिन जिनका केवल एक ही पार्ट होता है, मोनोकॉट होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं बाबू, एक बीज पत्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अपुष्पोद्भिक को अब डिटेल से पढ़ेंगे। अपुष्पोद्भिक ऐसे पादप जिनके अंदर ना ही बीज रहता है पाए जाते हैं, और ना ही पुष्प उपस्थित नहीं रहता है, उन्हें हम अपुष्पोद्भिक कहते हैं, अपुष्पोद्भिक पादप कहते हैं। इन्हें निम्न समूह में बांटा गया है। पहला है बच्चा, आप भी लोग पीछे पढ़े हैं, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के पढ़ेंगे बढ़िया से, ध्यान से देखिए। यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। वनस्पति जगत सोचिए, वनस्पति जगत जितना ग्रुप अभी पढ़े हैं हम लोग 5-7, उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, थैलोफाइटा है। सोचिए, इस समूह के पौधों में जड़, तना एवं पत्ते आदि विभक्त नहीं होते हैं। इसमें संवहन उत्तक यानी कि जाइलम और फ्लोएम भी नहीं होता है। सोचिए, जाइलम फ्लोएम आप लोग को पता है क्या करता है, जाइलम क्या करता है बाबू कि नीचे पौधा है, पेड़ है, उसमें नीचे पानी डालेंगे, पत्तियों तो कौन पहुंचाता है, तो जाइलम पहुंचाता है, नीचे डालेंगे पहुंच जाएगा ऊपर। ठीक है, तो खनिज जो भी है, जो आवश्यक होती है, वो जाइलम पहुंचाता है। अब फ्लोएम क्या करता है, जब भोजन पत्तियां खाना बना देंगी तो ऊपर से फिर हर एक सभी के पास, टहनियों के पास, शाखाओं के पास पहुंचाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं। देखिए जैसे इसमें बीज भी नहीं होता है, पुष्प भी नहीं होता है, जड़, तना, पत्ते भी नहीं होते हैं, और सामान्य उत्तक भी नहीं होता है। किस ग्रुप में, थैलोफाइटा में। ठीक, आगे देखिए। अब देखिए आ भी गया संवहन उत्तक, यानी कि वही संवहन उत्तक, वैस्कुलर टिश्यू। दो प्रकार के होते हैं पादपों में, दो प्रकार के संवहन उत्तक होते हैं। पहला बच्चा जाइलम और दूसरा क्या है बाबू, फ्लोएम। ठीक, यहाँ देखिए ध्यान से, जो जड़ है, जड़ ना, जड़ में क्या करेगा कि ये जो जाइलम का कार्य है, जाइलम यहाँ से पानी को, खनिज को कहाँ तक पहुंचाएगा, पत्तियों के पास पहुंचाता है। देखिए यहाँ पर देखिए, जाइलम तक जड़ों से जल और घुले हुए खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाता है। इसका काम यही है जाइलम का। अब फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो यहाँ पर भोजन बन जाएगा पत्ती के पास, तो किसके पास, फिर जड़ों के पास, टहनियों के पास, सबके पास क्या करता है वो पहुंचाता था। फ्लोएम उत्तक पत्तियों में तैयार शर्करा भोजन को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है। जाइलम फ्लोएम का बस इतना ही काम है। ठीक है ना, ये मनुष्य जानवरों में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, ये केवल पादपों में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। अब देखिए थैलोफाइटा के कुछ उदाहरण है, और थैलोफाइटा के उदाहरण जैसे सवाल, कवक, लाइकेन। तीन उदाहरण है इनके, तीन पार्ट है, शैवाल, कवक और लाइकेन। तो पहले आप देखेंगे बाबू शैवाल को। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, नोट करके रखिए, फाइकोलॉजी। संवहन तंत्र अनुपस्थित, यानी कि इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता है।
हरित लवक उपस्थित रहेगा भैया, जो भी हरा रहेगा उसमें क्या रहेगा, क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, ठीक है ना। तो हरित लवक भी क्या रहता है, इसमें उपस्थित रहता है। शैवाल एक कोशिका भेदी सेल्यूलोज की बात में रहती है। सेल्यूलोज देखिए जबरदस्त है। सेल्यूलोज क्या होता है, जो पेड़ों का छाल होता है उन्हें हम सेल्यूलोज कहते हैं, सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज में ना भरपूर मात्रा में प्रोटीन उपस्थित रहता है। प्रोटीन एकदम बहुत जबरदस्त मात्रा में रहता है। इसलिए देखें आप लोग, गाय भैंस को भूसा भी खाते हैं सब, अगर सूखा भूसा भी खाते हैं तो क्या होते हैं, एकदम हेल्दी रहते हैं। किसके कारण, इसी सेल्यूलोज के कारण। तो मनुष्य क्यों नहीं खा लेता है इसको, मनुष्य खा सकता है लेकिन इसको पचा ही नहीं सकता है। इसलिए मनुष्य भी हेल्दी रहता है एकदम सेल्यूलोज खाकर, लेकिन बेचारा पचा नहीं पाएगा। नहीं तो मनुष्य राक्षस आदमी अगर ये खाता सेल्यूलोज को, तो कुल पेड़ का छाल छील के समझ लेगा और पेड़ नुकसान कर देते सब। अच्छा है भगवान ने कि ये सब ये पचा नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पचा पाते हैं, मानव का आहार नाल जो है बाबू, आहार नाल जो है अतड़ी सब मुंह यानी कि मुख द्वार से और गुदा द्वार तक, ये सब क्या होते हैं, इसकी आंत की लंबाई, आहार नाल की लंबाई छोटी है और जानवरों की आहार नाल की लंबाई बड़ी होती है। इसलिए यह सेल्यूलोज को मनुष्य पचा नहीं पाता है और जानवर आसानी से पचा लेते हैं। सवाल देखिए, स्वपोषी होता है, ऑटोट्रॉफी होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बना लेते हैं। सिंपल बात है। अब जिस जो हरा रहेगा पौधा पेड़ पत्ती, वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बना लेते हैं। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट। शैवाल, शैवाल भी चलिए जलीय पादप होते हैं, ठीक है, सिंपल है। जलीय पादप रहता है, ये समुद्री तथा साधारण जल दोनों प्रकार में पाए जाते हैं। साधारण जल का मतलब होता है वो मीठा जल, ठीक है ना, जो हम लोग के नदियों में नालों में रहते हैं सब जल, कल, नल, तालाब में, नदियों में रहते हैं, जो जल रहता है भारत में, उससे हम लोग मीठा जल कहते हैं। आ समुद्री जल में चाहे नमक रहता है, उसमें खारा जल के नाम से जानते हैं, तो उसमें भी ये शैवाल आसानी से उग जाते हैं, खारा जल में भी। आगे देखिए, ये आलसी भालू एक उसका नाम है, भालू जो एकदम एकदम धीरे धीरे चलता है, आलसी है, उसके शरीर पे भी ये शैवाल पाए जाते हैं आसानी से। समझ लीजिए कि उसके शरीर पे भी ये वाला शैवाल आसानी से पाए जाते हैं। शैवालों का उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, तो ये ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। सिंपल है बाबू, जितना पेड़ पौधे हैं सब हम लोग के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, भोजन के रूप में प्रोटीन का बताए हैं आप लोगों को। क्या शैवाल प्रोटीन खाने के लिए एक बहुत शानदार पौधा है, उसका नाम है क्लोरेला। ध्यान से समझिए, शैवाल है, ये भोजन में प्रयुक्त होता है, इसमें प्रोटीन बहुत जबरदस्त मात्रा में होता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन तो नाम उसका नाम बाबू देखो, ये बता रहे थे, क्लोरेला नामक शैवाल है, सबसे अधिक इसमें प्रोटीन पाया जाता है। इसका उपयोग अंतरिक्ष यान में किया जाता है। देखिए ध्यान से इधर, क्लोरेला नामक शैवाल अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर, जो बाबू हौज हौदा लेके जाते हैं, जो अंतरिक्ष है यानी कि चंद्रमा पर, बुध पर, मंगल पर जो जाते हैं, जो ये मिशन जाता है, उसमें जो जल रहता है उसमें कौन सा शैवाल लेके जाते हैं, यही क्लोरेला नामक शैवाल को उगा देते हैं। और यांत्रिक अतिरिक्त प्रोटीन से भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकती है। वहां से भोजन, जल, ऑक्सीजन, प्रोटीन सब प्राप्त करते रहते हैं यांत्रिक यात्री। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखिए इसको, क्लोरेला को। आगे देखिए, अब थैलोफाइटा शैवाल के प्रकार हैं। शैवाल एक ही नहीं है, शैवाल कई प्रकार के होते हैं। तो शैवाल मुख्यतः बाबू 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। ठीक, तो पहला है इसमें हरे शैवाल। हरा शैवाल जब आप लोग कैया देखते हैं, काई वही सब रहता है, वही हरा शैवाल है। तो उसमें क्या पूछता है क्वेश्चन में, कहां से पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा कि हरा शैवाल क्यों हरा रहता है, किसके कारण, तो पूछिए क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है ना। और एक पेड़ पौधा में क्लोरोफिल के कारण उसका रंग क्या होता है, हरा होता है। ये रंग वर्णन यानी कि पिगमेंट पूछता है, किसके कारण वो हरा होता है। दूसरा क्या है, लाल शैवाल। लाल शैवाल आखिर ये किसके कारण लाल रहता है, तो जैसे यहाँ पर क्लोरोफिल था, वही यहाँ फाइको इरिथ्रिन है उसका नाम, फाइको इरिथ्रिन के नाम के कारण इस शैवाल का रंग कैसा रहता है, लाल रहता है, लाल। उसके बाद भूरा शैवाल है, भूरा शैवाल।
ब्राउन ब्राउन एलगी, तो ये किसके कारण भूरा रहता है? तो फ्यूकोजैंथीन के नामक कारण, फ्यूकोजैंथीन के कारण क्या रहता है? वो ये भूरा रहता है। और जो है चौथा है वो नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल किसके कारण नीला रहता है? तो फाइकोसाइनिन के कारण वो क्या रहता है? वो नीला रहता है। ठीक, चलिए आगे देखिए। अब ये तो खत्म हो गया सवाल। अब पढ़ेंगे अब कवक। कवक तो सबसे फेमस पहले ही क्वेश्चन है, यहाँ पर टॉपिक है, इसको नोट कर लीजिए। शैवाल का अध्ययन को कवक विज्ञान यानी कि माइकोलॉजी कहा जाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चा? माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक। अब मशरूम जो हम लोग यूज करते हैं सब्जी बनाने में, वो क्या है? वो एक कवक ही है, कवक। कुकुरमुत्ता क्या है? कवक है। कुकुरमुत्ता का सब्जी नहीं बनता है ना, कि इधर हम लोग के देहात में कुकुरमुत्ते सब बनाने लगते हैं सब्जी, वो नहीं है, मशरूम का बनता है, मशरूम का। कवक में संचित भोजन किसके रूप में रहता है बच्चा? ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी रहती है, इसको नोट करके रखिए। कवक के जो कोशिका सेल वाल यानी कोशिका भित्ति रहती है, जो छालवा रहता है, वो किसका बना रहता है बच्चा? काइटिन की बनी होती है। एक जबरदस्त है यहाँ पर, इसका नाम नोट कर लीजिए, सैक्रोमाइसेस नामक कवक डबल रोटी बनाने के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। डबल रोटी किसे कहते हैं बच्चा? ब्रेड। ब्रेड तो ब्रेड किससे बनता है? यही जो कवक है हमारा सैक्रोमाइसेस नामक कवक है, डबल रोटी बनाने में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। डबल रोटी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे बाबू, कवक खत्म हो गया, अब लाइकेन। कवक के बारे में और थोड़ा सा बता दें। जो पुरुषों का बाल झड़ने लगता है बच्चा, वो कवक उसके लिए जिम्मेदार है। जो जो खुजली होता है, दिनाय होता है, सब उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कवक जिम्मेदार है। कवक उतना पावरफुल नहीं है, मनुष्य को क्षति नहीं पहुंचाता है। समझ लीजिए कवक इतना अभी नॉर्मल है कि अगर वो शरीर के अंदर प्रवेश करता है ना, तो उसको WBC मार के खत्म कर देता है। समझ लीजिए, ये बीमारी में आप लोग को डिटेल से समझाएंगे कौन सा बीमारी किसके कारण होता है। अब देखिए लाइकेन। लाइकेन लाइकेन बाबू, इससे ना ध्यान से देखिए। लाइकेन यह कवक तथा शैवाल के बीच से मिलकर बनती है। मन कहने का मतलब है बाबू कि जो लाइकेन है उसमें शैवाल का भी गुण है और कवक का भी गुण है, दोनों मिलता है इसमें। कवक देखिए ध्यान से, आगे लिखा भी है, कवक तथा शैवाल का संबंध परस्पर सहजीवी है। परस्पर सहजीवी मतलब एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रहते हैं सब। कुछ ना कुछ शैवाल बना के देगा और कुछ ना कुछ कवक बना के देगा, तो अपने जिंदा रहते हैं। जैसे जैसे देखिए ध्यान से, ये मानव और पेड़ पौधे क्या है? सहजीवी, एक दूसरे पर आश्रित हैं। अगर इन दोनों में से किसी को गायब करेंगे तो सब लोग गायब हो जाएंगे, दोनों गायब हो जाएंगे। जैसे जैसे पूरा दुनिया में से पेड़ पौधों को ही हटा दिया जाए तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो मानव जाति नष्ट हो जाएगी। पूरा अगर मानव जाति को हटा दिया जाए तो मानव जाति क्या करते हैं? सांस में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो पेड़ पौधे लेते हैं, तो इसलिए पेड़ पौधे भी क्या हो जाएंगे बाबू? नष्ट हो जाएंगे, अगर उन लोग कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो। वैसे ही कवक देखिए, जैसे कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है। और शैवाल शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करके कवक को दे देता है। सोचिए, कवक जल देता है, खनिज देता है, लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है, और शैवाल प्रकाश संश्लेषण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करके कवक को दे देता है। दोनों में अदला बदली करके सब अपना काम चला लेते हैं। सोचिए, कवक कवक एवं शैवाल के बीच इस तरह की सहजीवी संबंध है कि संबंध को, मतलब जो संबंध इन लोगों के बीच में है उसको हैलोटिज्म कहते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, हैलोटिज्म कहते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक है। लाइकेन क्या है? वो वायु प्रदूषण के संकेत। कैसे संकेत करते हैं? जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां पर लाइकेन नहीं उगते हैं। लाइकेन बोएंगे ना, उगाएंगे तो वो नहीं होगा। क्यों? कि वायु प्रदूषण वहां पर ज्यादा है, तो वैज्ञानिक समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या है, वायु प्रदूषण की मात्रा अधिक है। ठीक। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को, जो पेड़ के छाल पर उगते हैं उसको लाइकेन को बाबू कोटिलेक्स कहते हैं, कोर्टिकोल्स कहते हैं। यहाँ पर देखिए, नोट कर लीजिए, कोर्टिकोल्स कहते हैं।
तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सी कोल्स कहते हैं। सेक्सी कोल्स कहते हैं। खाली चट्टानों पे उगने वाले शैवाल को इन लाइकेन को सेक्सी कोल्स कहते हैं। चलिए आगे देखिए अब थाइलोफाइटा का ग्रुप लाइकेन चल रहा है। लाइकेन लाइकेन ध्यान से देखिए। लाइकेन प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला जो लिटमस पेपर है बच्चे, आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 में, लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से, इसी लाइकेन से प्राप्त करते हैं लिटमस पेपर, रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, सोच लीजिए। उसके बाद लोबेरिया, इर्वेनिया, रेमेनिला आदि लाइकेन का उपयोग इत्र बनाने में, इत्र मतलब कि सेंट, साबुन, सौंदर्य में बाबू इन्हीं सब का प्रयोग किया जाता है। और एक है परमेलिया सेक्सटिलिस। परमेलिया सेक्सटिलिस का उपयोग मिर्गी की दवा बनाने, मिर्गी जो जिनका आता है, मिर्गी रहेंगे सब गिर जाएंगे, मिर्गी आ जाएगा, दिमाग चक्कर आ जाएगा, तो उसमें इस परमेलिया सेक्सटिलिस शैवाल का प्रयोग किया जाता है मिर्गी की दवा बनाने में। आगे देखिए अब आ गया ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा यह सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह। सरल मतलब सिंपल है, इसमें एकदम सिंपल है। इस वर्ग में लगभग 25,000 जातियां सम्मिलित की जाती हैं। 25,000 सोचिए कि पेड़ पौधे आते हैं किसमें, ब्रायोफाइटा में। इसमें समूहन उत्तक जाइलम में फ्लोएम पूर्णतः अभाव होता नहीं होता है। भाव मतलब कि नहीं होता, इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता। देखिए इसमें बीज भी नहीं होता, पुष्प भी नहीं होता, जड़, तना, पत्ती नहीं होता, माने होता है लेकिन अविकसित, मान लीजिए कि 9 के बराबर आता है। समूहनी उत्तक मतलब जाइलम फ्लोएम भी इसमें नहीं रहता है। इन्हें उभयचारी एम्फीबियन कहते हैं। एम्फीबियन उभयचारी मतलब होता है बच्चे कि जो जल में भी रह लेगा और भूमि जमीन पर रह लेगा। पादप भी कहते हैं क्योंकि पादप जल तथा भूमि दोनों पर रह सकते हैं। इनका उदाहरण है बाबू मोसेस हार्नवर्ट। हार्नवर्ट इसका उदाहरण है किसका, ब्रायोफाइटा का उदाहरण है, जो जल और भूमि दोनों पर रहता है। ठीक, आगे देखिए ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में पौधे राइजोड झूठी जड़ें के द्वारा मिट्टी से जुड़े रहते हैं। झूठी जड़ें मतलब होता है कि एकदम नॉर्मल, न के बराबर, ऐसे ही बस मिट्टी में लगे रहेंगे जड़ें, झूठी जड़ें हैं सब, एकदम नॉर्मल रहेगा, उसमें जड़ नहीं रहेगा। इसके बाद स्फेगनम नामक मांस अपने स्वयं भार से, देखिए जबरदस्त, इसको नोट कर लीजिएगा। स्फेगनम नामक जो शैवाल है, यहाँ पर जो ब्रायोफाइटा में जो पौधा है, घास नामक मांस अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रहता है, समझ लीजिए। यानी कि 1 किलो का रहेगा तो 18 किलो पानी क्या कर लेगा, सोख लेगा। इसी घास का प्रयोग हम लोग करते हैं किसमें, हगिज बनाने में प्रयोग करते हैं, हगिज बनाने में जो छोटे बच्चों के लिए आता है, इसी का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसलिए माली इसका भी पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, इसका प्रयोग भी हम लोग करते हैं। कब, जो पेड़ उखाड़ कर दूसरे जगह पर ले जाकर रखेंगे और उसके तना में लगा देंगे और पानी डाल देंगे कि वो पानी सोख के रखेगा, यानी कि ज्यादा देर तक पानी सोख के रखेगा। नहीं तो उखाड़ के कोई पेड़ को लेकर जाएंगे और रास्ते में पानी से सब खत्म हो जाएगा, मर जाएगा इधर एक पेड़। इस फेगनम मांस का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। एंटीसेप्टिक के भी रूप में, एंटीसेप्टिक क्या कहा जाता है, 2 प्रकार के बाबू हम लोग के इंडिया में प्रचलन में चल रहा है, एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, यानी कीटाणु शरीर के अंदर पहुंच गया है, तो जो हम लोग दवा खाते हैं उन्हें एंटीबायोटिक कहते हैं। कहीं पे अगर कट गया है, आज जो हम मुलहम लगाते हैं एक्सटर्नल यूज ओनली, उन्हीं दवाओं को क्या कहते हैं, एंटीसेप्टिक के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए अब आप लोग देखिए आगे। अब आ गया टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिक सबसे अधिक मात्रा में कहाँ रहते हैं सब, नमी। नमी मतलब कि नमी जहाँ रहेगा तहाँ, धूप में रख देंगे ना तो ससिया के मर जाएंगे सब, धूप में रख देंगे तो टेरिडोफाइटा वाला सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। जंगलों में पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं।
इसमें बीज नहीं होता बच्चा, पुष्प नहीं होता, जड़ तना पत्ते रहते हैं इसमें। किस वाले में? टेरिडोफाइटा में। संवहन ऊतक यानी कि जाइलम एवं फ्लोएम रहता है, जाइलम और फ्लोएम ऊतक इसमें उपस्थित रहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे फर्न है हमारा, देखिए यहाँ पौधा है फर्न, हार्स्टेल है, यहाँ पर हार्स्टेल है, और लाइकोफाइटस है। उदाहरण के लिए वो क्या है? टेरिडोफाइटा का उदाहरण है यहाँ पर हार्ट्स सेल, हार्स्टेल, लाइकोफाइट्स। आगे देखिए अब पुष्पोद्भिद। अब इस तरह से हमारा इसी के साथ हमारा क्या हो जाता है, इसी के साथ हमारा अपुष्पोद्भिद संघ खत्म हो जाता है। अब आता है बच्चा पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद किसे कहते हैं? जिन पेड़ पौधों के पास फूल उपस्थित रहता है उनको पुष्पोद्भिद यानी फेनरोगामी के नाम से जानते हैं। फेनरोगामी के अंतर्गत रखा गया है। इस पौधे के समूह पूर्ण विकसित होते हैं। इस समूह के सभी पौधों में फूल, फल, बीज होते हैं। इस समूह के पौधों को दो समूह में बांटा गया है, यानी कि जो पुष्पोद्भिद है वो जिन पौधों के पास फूल उपस्थित रहता है उनको पुष्पोद्भिद कहते हैं। इनको भी दो समूहों में बांटा गया। पहला है बाबू नग्न बीजी और दूसरा का है बच्चे आवृत्त बीजी। नग्न बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म। तो नग्न बीजी किसे कहते हैं? नग्न बीजी वे पौधे होते हैं जिनमें बीजों पर कवच नहीं होता। इसका मतलब यह है कि जिन बीज मतलब बिया फल के बाहर रहते हैं, वो कवर से ढका हुआ नहीं रहता, उघारे रहता है, उसको क्या कहते हैं बच्चा? नग्न बीजी पौधे कहते हैं। ये पौधे बहुत वर्षीय होते हैं, मतलब ज्यादा दिन तक जीते हैं और लंबे लंबे होते हैं। समझिए कि इनकी मूसला जड़ें पूर्ण विकसित होती है। मूसला जड़ें मतलब कि उसका जो जड़ है, मूसला जड़ विकसित होती है, बढ़िया रहता है सब। ये मरुद्भिद होते हैं। मरुद्भिद यानी जीरोफाइटा। जीरोफाइटा का मतलब होता है कि वो कम पानी में भी जिंदा रह लेगा, ज्यादा उसको पानी नहीं देंगे तो मर जाएगा। उसको क्या कहते हैं बच्चे? जैसे कि आम देखिए कम पानी में भी जिंदा रह लेता है। अब गुलाब का फूल आम में दाना पानी देंगे तो तुरंत एक के दिन में ससिया के मर जाएगा। तो जीरोफाइटा का मतलब क्या है? वो मरुद्भिद का मतलब कि कम पानी में भी जीवित रह लेते हैं, उनको हम लोग जीरोफाइटिक कहते हैं। अब नग्न बीजी का सबसे ऊंचा पौधा है बच्चा सिकोया है। सिकोया नग्न बीजी का सबसे ऊंचा पौधा क्या है? सिकोया सेम्परविरेंस है। सेम्परविरेंस है। इसकी अंतर्गत आता है, इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। नोट लगा लीजिए। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में ज्यादा अधिकतम मात्रा में आता है, इसलिए इसको कोस्ट ऑफ रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से भी जानते हैं। किसको? सिकोया को। नग्न बीजी का सबसे छोटा पौधा कौन है? जैमिया पिग्मिया है। जैमिया पिग्मिया है। इसका उदाहरण है बहुत छोटा पौधा, समझ लीजिए कि है कौन है? जैमिया पिग्मिया। और पुष्पोद्भिद नग्न बीजी का उदाहरण है साइकस। देखिए यहाँ पर है साइकस। सिकोया, सिकोया देखिए यहाँ पर है, और चीड़ का पेड़ यहाँ पर है। चीड़ का पेड़, इसका प्रयोग ये सब क्या है? नग्न बीजी है। नग्न बीजी इनके इनके बिया कहाँ रहेंगे? उघारे रहते हैं सब। अब देखेंगे अब नग्न बीजी का उपयोग हम लोग कहते हैं। आर्थिक इसका महत्व कितना रहा है, आखिर आर्थिक में कितना ही मदद करता है? तो भोजन के रूप में साइकस के तने से मंड निकाल कर खाने वाला साबूदाना। साबूदाना आप लोग जानते हैं, साबूदाना बनाया जाता है। इसके लिए साइकस को सागो पाम कहते हैं। इसलिए साइकस को क्या कहते हैं बच्चे? सागो पाम भी कहते हैं। सोच लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। लकड़ी, लकड़ी अब लकड़ी क्या है? लकड़ी से फर्नीचर बनेगा, तो चीड़, सिकोया, देवदार, स्प्रूस आदि की लकड़ी से क्या बनता है बच्चा? फर्नीचर। फर्नीचर में कुर्सी, मेज, पलंग सब जो भी है सब टेबल वेबल इससे बनता है। वाष्पीय तेल है। चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल, तारपीन का तेल आप लोग पता है, तारपीन का पेंट सेंट में सौंदर्य में प्रयोग किया जाता है। देवदार की लकड़ी से सीड्स ऑयल का प्रयोग करते हैं। सीड्स ऑयल भी हेल्थ के लिए सही रहता है। सब सीड्स ऑयल का मिलता हम लोग प्रयोग किया जाता है। टेनिन क्या मतलब क्या है? टेनिन में चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने में क्या होता है? टेनिन क्या होता है? देखिए चमड़ा में कैसे प्रयोग किया जाता है कि चमड़ा जानवरों का जो खाल रहता है उसका जो हम लोग बेल्ट, जूता, जैकेट बनता है। जब चमड़ा खाल रहेगा तो जो खाल को निकाला जाएगा तो उसमें बाल बहुत ज्यादा रहते हैं, तो बाल को हटाने के लिए टेनिंग किया जाता है। टेनिंग, ठीक है ना। उसके बाद रेजिन, रेजिन आप लोगों को पता ही है।
कुछ शंकु पौधे से रेजिन निकाला जाता है जिसका प्रयोग वार्निश, पॉलिश, आप लोग नहीं देखे सोफा बेड पर जो पॉलिश किया जाता है, पेंट आदि, वो किसका बना रहता है, इन्हीं पेड़ पौधों से निकाल के बनता है। अब देखिए इस समूह, अब आवृत्ति बीजी आ गया। आवृत्ति बीजी मतलब जिन जिन पौधों के फल में उसके बीज उपस्थित रहते हैं उसको आवृत्त बीज कहते हैं, यानी कि उसका बिया अंदर रहेगा, उघार नहीं रहेगा। इस उप समूह बीज फल के अंदर रहते ही जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। इस उप समूह के पौधों में बीज पत्र होते हैं। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया। बीज पत्र अब क्या है, जो द्विबीजपत्री है बच्चा, सॉरी, जो इसमें आवृत्त बीज हैं, इसमें दो प्रकार के अब आ जाते हैं फल, इन पौधे आते हैं। एक होता है एक बीजपत्री, दूसरा का होता है बच्चा द्विबीजपत्री। अब एक बीजपत्री क्या होता है, उन पौधों को कहते हैं जिनके बीज में सिर्फ एक बीज पत्र होता है, जैसे चावल को आप फोड़ेंगे ना तो एक ही बीज रहता है, लेकिन अगर मटर को फोड़ेंगे तो उसमें दो भाग रहता है। तो द्विबीजपत्री क्या होता है, इस वर्ग में वो पौधे आते हैं जिनके पौधों के बीज में दो पत्र होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं बच्चा, द्विबीजपत्री कहते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, यहाँ पर उदाहरण भी समझा दे रहे हैं। एक बीजपत्री पौधों के उदाहरण है गेहूं, मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, बांस, गन्ना, प्याज, सुपारी। और द्विबीजपत्री के उदाहरण है सरसों, सूरजमुखी, मूली और सलगम, सेब, संतरा, नींबू। ये द्विबीज, जब इनके बिया को फोड़ेंगे ना आप तो उसमें दो पत्र दो भाग में बंट जाता है, उनको द्विबीजपत्री कहते हैं। और डायग्राम भी समझ लीजिए, ध्यान से समझिए। मोनोकॉट्स क्या होते हैं, देखिए सीड्स, वन कोटिलिडियम होता है, मतलब जो बिया रहता है उसका एगो पार्ट रहता है तो उसे एक बीजपत्री, और दो रहेगा तो दो बीजपत्री। एक बीजपत्री के रूट जो होते हैं बाबू ना कई शाखाओं में विभक्त होते हैं, कई शाखाओं में रहते हैं, लेकिन जो द्विबीजपत्री उसके मूसलाधार रहता है, मूसलाधार मतलब एक ही मूसलाधार रहता है, जड़ रहता है, वो एक द्विबीजपत्री का उदाहरण है। और देखिए यहाँ पर वैस्कुलर है, यहाँ पर यानी कि जो जाइलम फ्लोएम आने के लिए वो स्कॉटेड रहते हैं, स्कॉटेड। लेकिन द्विबीजपत्री में कैसा रहता है, रिंग रहता है, गोल गोल टाइप, इसमें जाइलम फ्लोएम तो ये भी अंतर है, इनकी पत्तियों में डिफरेंट रहता है। कौन, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री में। देखिए एक बीजपत्री की पत्तियां कैसी रहेंगे, नुकीला रहता है, नुकीला रहते हैं सब, लेकिन जो द्विबीजपत्री है वो एक ही पत्ती रहेगा, लेकिन वो शाखाएं में विभक्त रहेगा, कई वो शाखाएं में विभक्त है। तो पत्तियों से भी हम लोग पहचान सकते हैं। फ्लावर इनके फूल में भी डिफरेंट है। जो एक बीजपत्री है बच्चा, उसके फूल रहते हैं वो 3 के मल्टीपल रहते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1 2 3 दूना के 6 गो है, 6 गो, तितली के 9 गो जो पंखुड़ियां होती हैं उन 3 के मल्टीपल रहते हैं। लेकिन जो यहाँ पर आता है द्विबीजपत्री में वो 5 गो रहता है, 1 2 3 4 5 गो रहता है। तो समझिए फूल देख के भी आप बता सकते हैं कि क्या है, द्विबीजपत्री है। अब ये बता दिए हैं, आगे देखिए। अब आगे हमारा इस तरह से, इसी के साथ ये पूरा प्लांट की ईयर का आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाता है, प्रीवियस ईयर का, यानी कि क्वेश्चन है जैसे पुष्पित पादपों को रखा गया है, तो पुष्पित पादप जिसके पास पुष्प उपस्थित रहता है उसको किस में रखा गया है, पुष्पित पादपों में। तो फेलोरोगेम, स्क्रिप्टोगेम, ब्रायोफाइट, स्टेरिडोफाइट किस में रखा गया, पुष्पित पादप को, जिसमें पुष्प उपस्थित रहता है, ठीक है ना। अब लिटमस पेपर किससे निकाला जाता है, आप लोग को पता है लिटमस पेपर किससे निकाला जाता है, लिटमस पेपर निकाला जाता है। तो आप लोग इसका अब 2-3 को देखिए ध्यान से, इधर प्रश्न है, आप लोग इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और हाँ, इसका पीडीएफ आप लोग प्राप्त करने के लिए जिनको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, वहां ज्वाइन करके पीडीएफ ले लीजिए। क्यों, क्योंकि बाबू यूट्यूब में पीडीएफ डालने का ऑप्शन नहीं आता है, तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए। ज्यादा बच्चे नहीं है, शुरुआत ही किए हैं, आप लोग ज्वाइन करके जिनको पीडीएफ चाहिए पीडीएफ ले सकते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बात करने के लिए टेलीग्राम पर मैसेज करिए, बोलेंगे तो इंस्टाग्राम का भी लिंक डाल देंगे। आप लोग अगर कोई बात करना चाहते हैं, कोई पूछना चाहता है, कोई अगर समझ में नहीं आया बाबू, तो वहां पर आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, यानी बात कर सकते हैं। जय हिंद।